हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा लोक प्रशासन। विषय के अंतर्गत हम बात करेंगे संगठन में संघर्ष प्रबंधन की अवधारणा, जिससे जुड़े हुए प्रमुख विद्वान हैं मेरी पार्कर फुलेट। इस टॉपिक पर आधारित हमारी चर्चा रहेगी, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यानी संगठन में संघर्ष प्रबंधन की अवधारणा, संगठन में संघर्ष समाधान, जिससे संबंधित जो प्रमुख विद्वान हैं मेरी पार्कर फुलेट, इनके क्या विचार रहे और इन्होंने किस प्रकार की रणनीति अपनाई, इनका प्रमुख क्या योगदान रहा लोक प्रशासन में, उनके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहले हम मेरी पार्कर फुलेट के बारे में सामान्य परिचय करते हैं। मेरी पार्कर फुलेट एक महिला विद्वान जो यूएसए की है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, जिनकी काल अवधि रही है 1868 से 1933 की अवधि। एक अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता, प्रबंधन सलाहकार, दार्शनिक और संगठनात्मक सिद्धांत और संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में एक अग्रणी महिला विद्वान थी। यानी इनका जो प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा, सोशल वर्कर, प्रबंधन सलाहकार, संगठनात्मक सिद्धांत में इनका प्रमुख योगदान रहा। और इन्होंने लिलियन गिलब्रेथ के साथ, जो भी एक महिला है, उनके साथ वह शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत के शुरुआती दिनों में दो महान महिला प्रबंधन विशेषज्ञों में से एक थी। यानी लिलियन गिलब्रेथ के साथ इन्होंने कार्य किया है, जो शुरुआती दिनों में जो शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत था, उस टाइम इन्होंने अपना थोड़ा बहुत वर्क किया था। और इन्हें आधुनिक प्रबंधन की मां भी कहा गया। तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि आधुनिक प्रबंधन की मां किसे कहा जाता है? मेरी पार्कर फुलेट को। और इनका जो मुख्य विषय है वो है संगठन में संघर्ष प्रबंधन की अवधारणा, संगठन में संघर्ष समाधान। तो आइए इनके क्या विचार है, उनको टू द पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। एमपी फुलेट, मेरी पार्कर फुलेट को संगठन के क्लासिकीय उपागम और व्यवहारीय मानव संबंध उपागम के बीच का पुल माना जाता है। ये डायरेक्ट सवाल आया हो परीक्षा में कि किस विद्वान को संगठन के क्लासिकीय उपागम और मानव संबंध उपागम के बीच पुल माना जाता है? तो उत्तर होगा मेरी पार्कर फुलेट। मानव संबंध उपागम जो एल्टन मेयो ने दिया था, जो औपचारिक संबंधों के साथ अनौपचारिक संबंधों पर भी बल देता है। जो वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन था एफडब्ल्यू टेलर के, उसके विरोध स्वरूप मानव संबंध उपागम का प्रतिपादन किया एल्टन मेयो ने। और मेरी पार्कर फुलेट को संगठन के क्लासिकीय उपागम और व्यवहारीय मानव संबंध उपागम के बीच का पुल माना जाता है। तो ये डायरेक्ट सवाल यहां से आया हुआ है, तो आप इस लाइन को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। दूसरे समकालीन विचारकों से अलग उन्होंने संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था और प्रशासन को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा। यानी फुलेट है जो समकालीन विचारकों से अलग हटकर संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था और प्रशासन को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में मानती है। उन्होंने संगठन के मानवीय आयाम की शुरुआत की और सांगठनिक व्यवहार पर स्थगित कारकों के प्रभाव पर इन्होंने बल दिया। इसलिए फुलेट को सांगठनिक विश्लेषण के व्यवहार मानव संबंध उपागम का पूर्ववर्ती यानी पूर्वगामी माना जाता है। यानी मानव संबंध उपागम की जो अवधारणा है, उसका पूर्ववर्ती विचारक या विद्वान है जो मेरी पार्कर फुलेट को माना जा सकता है, जिन्हें क्लासिकीय उपागम और मानव संबंध उपागम के बीच के एक पुल के रूप में भी इंगित किया जा सकता है। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। डेनियल ए रेन प्रमुख विद्वान हैं, जो इनके बारे में कहते हैं कि कालानुक्रम अनुसार वह वैज्ञानिक प्रबंधन के युग से थी और दार्शनिक तौर पर वह सामाजिक मनुष्य युग की थी। यानी कालानुक्रमानुसार वह वैज्ञानिक प्रबंधन के युग से थी और दार्शनिक तौर पर वह सामाजिक मनुष्य के युग से थी। तो यह कथन आ सकता है, इसको भी आप ध्यान रखिए, डेनियल ए रेन का है। आगे हम बात करें कि एक क्लासिकीय चिंतक के रूप में फुलेट है जो
संगठन के अपने सिद्धांतों की सार्वभौमिकता में यकीन करती थी और वह एक व्यवहारवादी मानव संबंधवादी के रूप में उन्होंने सांगठनिक व्यवहार के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर जोर दिया। यानी संगठन में जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जितने भी पहलू है उनके ऊपर उनका प्रमुख रूप से बल रहा और उन्होंने संगठन में जो संघर्ष प्रबंधन है उसे किस प्रकार उसकी गतिविधियों को संचालित किया जाए और संगठन में जो संघर्ष होता है उसे किस प्रकार उसका समाधान निकाला जाए, इसके ऊपर उन्होंने बखूबी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आगे उर्विक और मेटकोप आते हैं जिन्होंने इनके बारे में टिप्पणी की है कि मेरी फोलेट की अवधारणाएं उनके वक्त से आगे थी। यानी जब वो टाइम पीरियड था जब फोलेट अपने विचार प्रस्तुत कर रही थी उनके बारे में उर्विक और मेटकोप कहते हैं कि उनकी अवधारणाएं उनके वक्त से आगे थी, वे मौजूदा चिंतन से भी आगे हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए सुझावों की खान है जो किसी उद्गम के व्यवहार में मानव सहकार स्थापित करने और कायम रखने की समस्याओं में रुचि रखता हो। तो ये प्रमुख विचार है जो उर्विक और मेटकोप कहते हैं किसके बारे में, मेरी पार्कर फोलेट के बारे में कहते हैं। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि परीक्षायोगी जो सवाल आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, मेरी पार्कर फोलेट का जो प्रमुख कार्य है उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 1896, दूसरी इनकी प्रमुख कार्य रहा पुस्तक है द न्यू स्टेट 1920 में प्रकाशित हुई और तीसरी सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में प्रकाशित हुई थी 1924 में, जिसमें इन्होंने मुख्य रूप से संगठन में संघर्ष प्रबंधन की अवधारणा है उसकी उन्होंने यहाँ पर व्यापक चर्चा की इस पुस्तक में। और इनकी चौथी पुस्तक है जो इनके निबंधों का और शोध पत्रों का जो संग्रह है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941, जो है कि उर्विक और मेटकोप द्वारा संपादित है, उनके द्वारा इसका लेखन किया गया है, जो फोलेट के शोध पत्रों का संकलन है। तो ये 4 पुस्तकें हैं, आप ध्यान रखिएगा। यहां से भी सवाल कई बार आया कौन सी पुस्तक मेरी पार्कर फोलेट से संबंधित है या नहीं है। तो क्रिएटिव एक्सपीरियंस ये पुस्तक कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आई हुई है, द न्यू स्टेट भी आई हुई है। मुख्य रूप से आप इन पुस्तकों को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अब फोलेट के जो विचार है विरोध व एकीकरण की अवधारणा, विरोध व एकीकरण के बारे में फोलेट के क्या विचार रही। वो कहते हैं कि व्यक्तिगत मतभेदों के कारण संगठन में विरोध अवश्य भावी है। यानी व्यक्तिगत मतभेद के कारण संगठन में विरोध अवश्य होते हैं, विरोध युद्ध नहीं है। यानी फोलेट के अनुसार क्या विरोध युद्ध है? नहीं, बल्कि वह संगठन में लोगों की विभिन्न श्रेणियों के बीच मतों और हितों में अंतर का प्रकट होना है। वो कहते हैं कि विरोध युद्ध नहीं है, बल्कि संगठन में लोगों के विभिन्न श्रेणियों के बीच मतों और हितों में अंतर का प्रकट होना है, विचारों में मतभेद का होना है, न कि वो युद्ध है। इसलिए विरोध को बेकार और नुकसानदायक नहीं बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया समझा जाना चाहिए, उसे रचनात्मक ढंग से हल किया जाना चाहिए। क्रिएटिव एक्सपीरियंस बुक थी उनकी, उनमें उन्होंने ये विचार व्यक्त किए हैं जो 1924 में प्रकाशित हुई, जिसमें वो कहते हैं कि विरोध है जो युद्ध नहीं हो सकते, विरोध को आप नकार नहीं सकते, नहीं वो बेकार होते हैं और वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, नहीं वो नुकसानदायक होते हैं। उन्हें एक सामान्य प्रक्रिया समझा जाना चाहिए और उसे रचनात्मक ढंग से हल किया जाना चाहिए। अतः फोलेट ने रचनात्मक विरोध की अवधारणा का प्रतिपादन किया। यह सांगठनिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विरोधों के समाधान के प्रति एक सकारात्मक कदम है। तो रचनात्मक विरोध की अवधारणा भी फोलेट से जुड़ी हुई है। तो यहां डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि रचनात्मक विरोध की बात किस विद्वान ने की है? तो मेरी पार्कर फोलेट ने की है। आगे चलते हैं। एमपी फोलेट ने संगठन में विरोध के समाधान के 3 रास्ते बताए हैं।
यानी उन्होंने संगठन में संघर्ष प्रबंधन की 3 रास्तों की बात की है। डायरेक्ट सवाल आता है और वो कौन कौन से हैं? वह है प्रभुत्व, एक पक्ष की दूसरे पक्ष पर जीत, यानी प्रभुत्व के माध्यम से आप संगठन में विरोध के समाधान को अपना कम कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने जो तरीका बताया वो है समझौता, दोनों पक्ष अपनी मांग का कुछ हिस्सा छोड़ते हैं और उनमें समझौता हो जाता है तो भी संगठन में संघर्ष कम हो जाएगा। और तीसरी इन्होंने बात की है एकीकरण, नए समाधान की खोज जो दोनों पक्षों की असली जरूरतें पूरी करे और किसी पक्ष को कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़े। यानी एकीकरण को मेरी पार्कर फोलेट सबसे कारगर, सबसे महत्वपूर्ण समाधान का तरीका मानती है संगठन में, जिसमें किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होता है। तो इन्होंने संगठन में विरोध के समाधान के 3 तरीके बताए हैं, या आप कह सकते हैं संगठन में संघर्ष प्रबंधन के 3 तरीके जो मेरी पार्कर फोलेट ने दिए हैं, प्रभुत्व, समझौता और एकीकरण। और एकीकरण को वह सबसे महत्वपूर्ण स्थान देती है क्योंकि इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होता है। आगे चलते हैं। फोलेट तीनों में एकीकरण को सबसे बेहतर रास्ता मानती हैं क्योंकि इसके निम्न लाभ हैं। यानी संगठन में संघर्ष समाधान के जो 3 तरीके बताए उनमें उन्होंने एकीकरण पर बल दिया। क्यों दिया? क्योंकि इसके कुछ महत्वपूर्ण लाभ थे। क्या लाभ थे उन्हें हम देखते हैं कि यह हमेशा के लिए मूल विरोध को मिटा देता है। एकीकरण हमेशा के लिए मूल विरोध को मिटा देता है क्योंकि यह समस्या की जड़ तक जाता है। बात हो रही तीसरे तरीके एकीकरण के बारे में, जो संगठन में संघर्ष समाधान का तरीका है। यह बेहतर तकनीक का प्रयोग करता है, यानी एकीकरण तरीका है, यह बेहतर तकनीक का प्रयोग करता है और समय और संसाधन बचाता है। तीसरा उन्होंने पॉइंट बताया है, लाभ है, वो है यह नए मूल्यों की उदय की ओर ले जाता है और एक नई परिस्थिति में पैदा करता है। यानी नए मूल्यों के उदय की ओर ले जाता है और एक नई परिस्थिति पैदा करता है जिससे किसी भी पक्ष को कोई हानि नहीं होती है। तो ये 3 तरीके उन्होंने बताए थे। पहला बताया प्रभुत्व, दूसरा समझौता और तीसरा एकीकरण। और एकीकरण को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिसके ये 3 प्रमुख रूप से लाभ इन्होंने बताए। आगे मेरी पार्कर फोलेट की विचारधारा। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक के रूप में श्रीमती फोलेट ने सामाजिक और प्रशासनिक संगठन में चलने वाले संघर्ष और परिणाम स्वरूप होने वाले विघटन के न सिर्फ कारणों का पता लगाया अपितु उनके समाधान भी प्रस्तुत की। यानी संगठन में जो संघर्ष है उसका कारण क्या रहे और उनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, इन दोनों पर उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। फोलेट ने सामाजिक संघर्ष को दूर करने के 3 विकल्प बताए, या आप कह सकते हैं यहां से किसी भी प्रकार का सवाल घुमा फिरा के आ सकता है कि सामाजिक संगठन में सामाजिक संघर्ष को दूर करने के 3 विकल्प कौन कौन से हैं, या संगठन में संघर्ष प्रबंधन को कम करने के 3 तरीके कौन से बताए मेरी पार्कर फोलेट ने, या संगठन में विरोध को किस प्रकार समाप्त किया जा सकते हैं, इसके क्या विकल्प हो सकते हैं मेरी पार्कर फोलेट के अनुसार। तो आप कहेंगे 3 है, प्रभुत्व, परस्पर समझौता और एकीकरण। और एकीकरण को सबसे महत्वपूर्ण मानती है मेरी पार्कर फोलेट। आगे चलते हैं। इन 3 विकल्पों के आधार पर मेरी पार्कर फोलेट ने संगठन में संघर्ष प्रबंधन के जो 3 तरीके बताए उनके आधार पर उन्होंने प्रशासनिक संगठन में समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु फोलेट ने 4 प्रसिद्ध सिद्धांत दिए। यानी उन 3 तरीकों पर आधारित समन्वय को बढ़ावा देने के लिए, संगठन में समन्वय को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने किस प्रकार संगठन में तालमेल बिठाया जाए उसके लिए उन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं। और वे सिद्धांत है परिस्थिति का शासन, प्रत्येक संपर्क द्वारा समन्वय, तीसरा इन्होंने बताया शुरुआती चरण अर्थात नियोजन से ही अधीनस्थों को सहभागी बनाना। यानी संगठन में शुरुआती चरण, शुरुआत से या नियोजन से, प्लानिंग से ही अधीनस्थों को सहभागी बनाना और समन्वय एक निरंतर प्रक्रिया हो, यानी जारी रहनी चाहिए ताकि संगठन में किसी भी प्रकार के विरोध उत्पन्न भी न हो। तो आप कह सकते हैं कि संगठन में विरोधों को कम करने के लिए समन्वय के 4 सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए हैं। परिस्थिति का शासन,
प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा समन्वय, शुरुआती चरण यानी नियोजन से ही अधीनस्थों को सहभागी बनाना, और समन्वय एक निरंतर प्रक्रिया है। ये 4 समन्वय के इन्होंने सिद्धांत दिए ताकि संगठन में संघर्ष प्रबंधन को और अच्छी तरीके से कम किया जा सके और जो भी कार्मिक है उनके मध्य तालमेल आसानी से हो। यहां परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यह ध्यान रखना है कि यहां से इस प्रकार का सवाल आ सकता है कि मेरी पार्कर फुलेट ने संगठन में समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु जो सिद्धांत दिए उनमें कौन से शामिल है या नहीं। यानी मेरी पार्कर फुलेट ने प्रशासनिक संगठन में समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु सिद्धांत दिए उनमें शामिल है या नहीं। तो आपको इस प्रकार के ऑप्शन आ सकते हैं: परिस्थिति का शासन, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा समन्वय, शुरुआती चरण नियोजन से ही अधीनस्थों को सहभागी बनाना, और समन्वय एक निरंतर प्रक्रिया। तो आप यहां पर ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट पर आप ध्यान रखिएगा ताकि आपका परीक्षा में कोई भी सवाल गलत नहीं हो। आगे हम समन्वय के जो 4 सिद्धांत हैं उनको एक एक करके देखते हैं। परिस्थिति का शासन फुलेट के अनुसार समन्वय वस्तुतः सभी घटकों में परिस्थिति जन्य संबंध की स्थापना है। उनके अनुसार आदेश मात्र विधि पर ही नहीं परिस्थिति पर भी आधारित होने चाहिए। यानी फुलेट कहते हैं कि जो आदेश आते हैं संगठन में वह केवल कानून पर नहीं होने चाहिए बल्कि परिस्थिति पर आधारित होने चाहिए। और इसका आशय है कि आदेश देने के पहले अधीनस्थों को विश्वास में लिया जाए। यानी आप जो भी आदेश नीचे दे रहे हैं उससे पहले आप अधीनस्थों से संपर्क करें। वे स्थिति से आदेश का नियम प्रतिपादित करती हैं जिसके अनुसार अधीनस्थ ऊपर से आदेश के बजाय परिस्थिति से आदेश लेना सेकर समझते हैं। फुलेट कहती हैं कि संगठन में जो ऊपर से आदेश आते हैं वो निचले पायदान पर कारगर साबित नहीं होते। इसलिए संगठन में जो ऊपर आदेश देने वाला जो कार्मिक है वो अपने निचले कार्मिक से समन्वय स्थापित करे, उनसे संपर्क करके बाद में आदेश दे ताकि वह उनके ऊपर अपना प्रभाव डाल सके। यानी फुलेट के अनुसार अधीनस्थ ऊपर से आदेश के बजाय परिस्थिति से आदेश लेना आसान समझते हैं, शेषकर समझते हैं, तब उनमें किसी प्रकार का द्वंद या संघर्ष पैदा नहीं होगा। ये बात फुलेट कहती हैं परिस्थिति का शासन। आगे चलते हैं। फुलेट के द्वारा समन्वय के सिद्धांत में जो दूसरा सिद्धांत है वो है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा समन्वय। फुलेट ने समन्वय के दूसरे सिद्धांत में संपर्क को महत्व दिया और कहा कि अधिकारी को अपने पद या स्थिति की परवाह किए बिना अधीनस्थों से सीधा संपर्क रखना चाहिए, तभी वह उनकी मन स्थिति को समझ पाएगा और मन स्थिति को समझकर ही आदेश की परिस्थिति को समझ पाएगा। यानी डायरेक्ट संपर्क होना चाहिए। अगला जो इनका तीसरा सिद्धांत है शुरुआती चरण से ही समन्वय, यानी नियोजन से ही अधीनस्थों को सहभागी बनाना। फुलेट के अनुसार नीति निर्माण और नियोजन के चरण से ही सांगठनिक गतिविधियों में कार्मिकों को सहभागी बनाना चाहिए शुरुआती चरण से, ताकि संगठन में संघर्ष की बात भी नहीं आए। इससे वे संगठन की सफलता विफलता सभी में समान भागीदारी महसूस करते हैं, जो उनकी प्रतिबद्धता को बढ़ाता है और समन्वय आसान हो जाता है। आगे चौथे सिद्धांत में फुलेट क्या कहती हैं कि समन्वय एक निरंतर प्रक्रिया है। फुलेट कहते हैं कि नियोजन कार्यान्वयन और नियोजन का चक्कर चलना चाहिए, यानी नियोजन कार्यान्वयन और नियोजन का चक्कर चलना चाहिए ताकि पिछली कमियों या खामियों को भावी नीतियों में दूर किया जा सके। इस प्रकार फुलेट ने समन्वय को प्रबंध का केंद्र बताया। फुलेट ने समन्वय को प्रबंध का केंद्र बताया है और कहा कि समन्वय का अर्थ विभिन्न भागों में व्यवस्थित समरसता है। इस समन्वय के लिए प्रबंध में नेतृत्व की क्षमता होना अनिवार्य है, यानी लीडरशिप की अवधारणा भी आपके पास होनी चाहिए, यानी नेतृत्व की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। यानी समन्वय के लिए प्रबंध में नेतृत्व की क्षमता का होना अनिवार्य बताया मेरी पार्कर फुलेट ने। तो आगे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, उनके बारे में आपकी नजर होनी चाहिए। यहां से अच्छा सवाल बनता है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। फुलेट ने 3 प्रकार के नेतृत्व में भेद किया है।
यानी फोलेट ने कितने प्रकार के नेतृत्व में भेद किया, तो आप कह सकते हैं 3 प्रकार की नेतृत्व में भेद किया है, जिनमें इन्होंने बताया, पहला बताया पद का नेतृत्व, नेता के पास औपचारिक प्राधिकार का पद है। व्यक्तित्व का नेतृत्व, नेता के पास शक्तिशाली या व्यक्तिगत गुण होते हैं। और तीसरा इन्होंने बताया कार्य का नेतृत्व, नेता के पास पद और व्यक्ति दोनों का नेतृत्व होता है, व्यक्तित्व दोनों का। यानी फोलेट ने 3 प्रकार के नेतृत्वों की बात की है, जिनमें पहला है पद का नेतृत्व, नेता के पास केवल औपचारिक प्राधिकार हो। यदि व्यक्तित्व का नेतृत्व, नेता के पास शक्तिशाली और व्यक्तिगत गुण हो जिनके कारण उसकी प्रसिद्धि हो। और तीसरा उन्होंने बताया कार्य का नेतृत्व, जिसमें पद और व्यक्तित्व दोनों प्रकार के गुण उसमें शामिल हो। और मेरी पार्कर फोलेट है जो कार्य के नेतृत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि जिसमें पद का नेतृत्व और व्यक्तित्व के नेतृत्व भी उसमें शामिल है। तो आपको यह पॉइंट ध्यान रखिएगा कि फोलेट ने 3 प्रकार के नेतृत्व में भेद किया है। उन्होंने 3 प्रकार का नेतृत्व बताया है, पद का नेतृत्व, व्यक्तित्व का नेतृत्व और कार्य का नेतृत्व। और कार्य के नेतृत्व को सबसे महत्वपूर्ण स्थान मानती हैं, क्योंकि उसमें पद का नेतृत्व और व्यक्ति का नेतृत्व दोनों ही शामिल होते हैं। आगे मेरी पार्कर फोलेट का एक महत्वपूर्ण कथन है, वो कहते हैं कि शक्ति कार्य करने की योग्यता है, वह सत्ता संस्थागत रूप में प्राप्त अधिकार है। यानी मेरी पार्कर फोलेट का एक कथन है कि शक्ति कार्य करने की योग्यता है, वही सत्ता है जो संस्थागत रूप में प्राप्त एक अधिकार है। इस कथन को भी आप ध्यान रखिएगा, यह भी परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो आज हमने संगठन में संघर्ष प्रबंधन की अवधारणा के बारे में चर्चा की, जो मुख्य रूप से हमारे जो विचार थे मेरी पार्कर फोलेट पर आधारित थे, जिनके विचारों को हमने जानने की कोशिश की और उनसे संबंधित किस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में आ सकते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज में और महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।